Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am economics educator Gauri Jadon and today we are going to study more about statistics. आज हम जानेंगे कि भाई उसका importance क्या है and what are the limitations of statistics. अभी इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि what is the meaning of statistics, what is the function, है ना, तो दोनों चीज़ें हमने कवर कर ली थी. बस ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है और उसके बाद ये वाला जो पहला चैप्टर है फिनिश है. बोलो कितना छोटा चैप्टर है? यस, इतना छोटा ही चैप्टर है. बस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू वगैरह ये सब करेंगे एंड योर चैप्टर विल बी डन. लेकिन थ्योरी वाला जो पोर्शन है ना आज वाले सेशन में कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास से आपके पास सॉल्यूशंस आने वाले हैं एनसीईआरटी के साथ में. हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये सारी चीज़ें करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, तो इसको चालू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12th तक. राइट एंड स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी. अगेन वहाँ पे भी आपको कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा. वी ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट्स ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स, एंड इसी बात पे जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो वी कैन स्टार्ट आवर सेशन टुडे. तो बहुत जल्दी से हम लोग फिनिश कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है और लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स के. चलो, सो वी आर गोइंग टू सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या वैल्यू है और बिजनेस में क्या वैल्यू है. ये 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्टैटिस्टिक्स कंट्रीब्यूशन करता है. तो पहला देखते हैं भाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट. कुछ अच्छा सा कलर ले लें क्या? चलो, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहानी है इसको स्टडी करेंगे. सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फुलफिल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बाय लेटिंग देम कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालाइज, इंटरप्रेट पीस ऑफ लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू न्यूमेरिकल डेटा. With this, the government can efficiently run the economy and fulfill welfare and other objectives. तो बिल्कुल सही बात है. हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स एक तरीके से बेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकती है. तो न्यूमेरिकल डेटा को कंप्राइज करके प्रोवाइड करता है ना. सो प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल डेटा. गॉट इट. ठीक है, तो पहले क्या होता है कि हमें न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड करता है जो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को एनालाइज करने में, कलेक्ट करने में, इंटरप्रिटेट करने में हेल्प करता है. तो बिल्कुल सही बात है. द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कैन ऑल्सो फॉर्मुलेट वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स लाइक इंडेक्स नंबर्स, फोरकास्टिंग, डिमांड एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड मेनी मोर. तो भाई पहला जब हम लोग पूरा डेटा को ऑर्गेनाइज वगैरह कर रहे हैं उसके बाद क्या होगा, ये कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करता है. क्लियर. तो जो भी मेरे पास डेटा आया है उस पे, उसके बेसिस पे मैं कुछ प्रोडक्शंस करूँगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरकास्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं और मैं उसको अपनी पॉलिसीज़ वगैरह में इम्प्लीमेंट करूँगी. उसी के अगर मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही, महंगाई ज़्यादा हो रही, मुझे कहाँ से पता चल रहा है, डेटा से पता चल रहा है. तो ये जो डेटा मैंने एनालाइज़ किया है सब जगह से, है ना, उसको कलेक्ट करके एनालाइज़ किया, इंटरप्रिटेट किया कि नहीं यार इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आप पॉलिसीज़ लेके आओगे, मॉनेटरी पॉलिसीज़ में चेंजेस लेके आओगे, कैसे इन्फ्लेशन को टैकल करें. राइट. नेक्स्ट है मेरे पास, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स टेक द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू नो अबाउट देयर पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस. तो हमें स्टैटिस्टिकल डेटा से भी पता चलता है कि मेजॉरिटी किस तरफ है. राइट. क्लियर. तो गवर्नमेंट में 3 चीज़ें आएंगी हमारे पास. पहला होता है कि हमें न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड करता है जो बेस प्रोवाइड करता है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एंड साथ ही में पता चलता है कि भाई कौन कितना फेमस है, तो ये भी मेजॉरिटी का पता चलता है जैसे कि इलेक्शन पोल्स. ठीक है, सब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे. इसको क्या मैं बड़ा कर दूं क्या इसको, ताकि आप लोग को आराम से दिख जाए. सो आई विल डू दैट. है ना, ये डेटा है, ऐसे याद रखना. ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का पढ़ते हैं.
करेक्ट। अब इकोनॉमिक्स में क्या है, सो जल्दी से लिखते हैं इन इकोनॉमिक्स। चलो, so statistics help in formulating different economic laws such as law of demand, law of supply, elasticity of demand। तो पहला यही आ जाएगा हमारे पास, helps in formulating different and policies। Clear? नेक्स्ट है हमारे पास एन इकोनॉमिक फेसेस डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स हेल्प एन इकोनॉमिक अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स हमें बहुत सारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं इकोनॉमी में उसको भी हेल्प सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या था कि हम लोग बहुत सारे लॉज बना सकते हैं, एंड सेकेंड क्या था, जो जो हमने लॉज बनाए हैं उनको अप्लाई करके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स चलती है इकोनॉमी में उनको भी टैकल कर सकते हैं। फाइन, ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ना साइड में आपके लिए सारी चीज़ें इसलिए लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, है ना, और साथ ही में बहुत इफेक्टिव तरीके से आपकी स्टडीज़ हो। क्लियर? इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट क्लियर है ना? इसी के कंटिन्यूशन में है, एन इकोनॉमी इंक्लूड्स डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स एज इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड फंक्शनिंग द स्टडी ऑफ दीज मार्केट स्ट्रक्चर इज असेंशियल, एंड स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन द स्टडी थ्रू द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, प्राइस ऑफ द फर्म्स। तो देखो हमने तो वैसे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिटेल में पढ़ा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास एक तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हम जानते हैं। मोनोपोली क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? कोई मुझे बताता है? मोनोपोली का मतलब रहता है एक अकेला राजा, मतलब देयर इज वन सिंगल सेलर एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो जब मोनोपोली होती है इसका मतलब क्या रहता है कि जो एक इंसान चाहता है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। मतलब मार्केट में अगर सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है और उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो अपनी मनमानी तो करेगा। सो दैट इज़ वाई मोनोपोली में रहता है कि यहाँ पे सिर्फ आपके पास ही सारे राइट्स रहते हैं एंड आप मार्केट को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बिकॉज आपका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे कि इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज ऐसा तो नहीं है ना कि अलग से कोई प्राइवेट कंपनी अपनी रेलवेज अलग चला रही है, नहीं, इंडियन की जो रेलवे एक मोनोपोली का एग्जांपल है। अगर वो प्राइसेस बढ़ाएंगे, कम करेंगे, जो भी करेंगे वो पूरा पूरा इम्पैक्ट करेगा और हम उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते, है ना। तो ये हमारे पास होता है मोनोपोली। ओलिगोपोली जैसे कि आपको पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह रहती है। यहाँ पे क्या रहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देयर आर फ्यू लार्ज सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे भी रहते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ बड़ी कंपनीज है, ऐसी कार मेकिंग जो कंपनीज है आपको पता है, इनके अधिकतर सबके कार्स के जो प्राइस रहता है सेम रहता है, लेकिन वो किस पे अपने प्राइसेस आधे ऊपर आधे नीचे कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन वाली टेक्निक को जिसमें हम बात करते हैं। ये लोग अपना जो एडवर्टीजमेंट है उसमें अलग से खर्चा करेंगे, कलर्स, मॉडल्स, इन सारे फीचर्स पे खर्चा करके ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम कस्टमर्स उनके पास आएँ। तो कौन सा मार्केट होता है हमारे पास? ओलिगोपोली मार्केट। तो दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें आपके सिलेबस में आपने डिटेल में परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में पता है। तो परफेक्ट कंपटीशन कैसा मार्केट रहता है? दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, है ना। यहाँ पे हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं, एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ डील करने के अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज़ है यहाँ पे कस्टमर्स को सबकी नॉलेज रहती है ना। एंड यहाँ पे वन सिंगल सेलर और वन सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर? गॉट इट? एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। तो ये किस में हमने पढ़ा है? परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो ये सारे जो डेटा हमें यहाँ से मिलता है इसको हम कंपेयर कर पाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? हमें एक तरीके से कंपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास एन इकोनॉमिस्ट कैन ऑल्सो एस्टिमेट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको पता है भाई स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डेटा का एनालिसिस है। जब भी न्यूमेरिकल टर्म्स की बात होती है तो कहीं ना कहीं मैथ्स से तो रिलेटेड होता ही नहीं। सैटिस्फाइड इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैथ्स। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। चलो जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? ओके। Next we have, so ultimately statistics helps in the study the behavior of different concepts of an economy. For example, the laws of supply, the demand are used to understand the behavior of consumer towards the purchase and the usage of commodity or service by considering different determinants of supply and demand. तो जो आप schedule बनाते हैं उसमें भी तो कुछ data रहता है ना, उसके basis पे हम curve बनाते हैं, तो वो भी तो statistics ही है, वो कुछ अलग तो नहीं है। तो जितना भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डेटा पढ़ा है वो कौन सा डेटा है? अगेन वो स्टैटिस्टिकल ही डेटा है। स्टैटिस्टिकल डेटा यानी न्यूमेरिकल डेटा जिसके बेसिस पे आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, इंटरप्रिटेशंस दे रहे हो। क्लियर? सो दैट इज जो भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी चीज़ें पढ़ी हैं वो भी तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही है। ठीक है? सो नाउ वी हैव इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है भाई? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस का मेन आपका जो गोल रहता है इट इज अर्न प्रॉफिट, इसलिए बिजनेस किया जाता है। सो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड डिफरेंट गाइडलाइंस एंड टूल्स टू नो द फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्या पॉसिबिलिटी है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कितना पॉसिबल है कोई चीज़, कोई कितनी कितनी प्रैक्टिकल है ना, फिजिबल होना चाहिए। लोकेशन, इनपुट्स, अवेलेबिलिटी, टैक्सेस, साइज ऑफ आउटपुट, टर्नओवर, मार्केट शेयर एक्सेट्रा बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस। तो आपको पता है कि भाई बिजनेस सेटअप करना आसान तो नहीं है। अगर मुझे कोई बिजनेस सेटअप करना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज करना पड़ता है कि भाई तो कैसे एनालाइज करूँगी? मैं देखूँगी कि भाई 5 किलोमीटर के अंदर कितनी शॉप्स हैं, 5 किलोमीटर के अंदर कौन सा रेजिडेंशियल एरिया है, कौन सा बिजनेस एरिया है। ये सारी चीज़ों का एनालाइज कैसे करूँगी? जो डेटा मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा अगेन वो न्यूमेरिकल होगा। अगेन हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को लगा के उसको एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये लोकेशन अच्छी है कि नहीं, यहाँ पे चीज़ों की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चल रही हैं? थ्रू स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अ बिजनेसमैन कैन एस्टिमेट द डिमांड फॉर देयर सर्विस और प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स सच एज ट्रेंड एनालिसिस। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पूरी चीज़ें अगर वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा है तो वो सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस के बारे में चल रहा है। जो स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे हो ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन जो मार्केट में एल्गोरिथम चल रहा है दैट इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स, है ना। उसी के बेसिस पे आपके ट्रेंड सेट होते हैं, उसी के बेसिस पे कंटेंट क्रिएशन चल रहा है। कंटेंट क्रिएशन एक टॉप मार्केट प्रोफेशन बन गया है। अगर आप चाहते हो, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा, यू कैन अर्न इन लैक्स। इट डजेंट मैटर कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, लेकिन हाँ उधर तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं एंड वो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है। सो दैट इज़ वाई इट्स ऑलवेज बेटर कि लॉन्ग टर्म का सोचें और सिर्फ 2 दिन का नहीं सोचें। हम ये नहीं कह रहे कि कंटेंट क्रिएशन मत करो। इफ़ यू लाइक इट यू शुड गो फॉर इट। करो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेंड एनालिसिस करो, उसके बेसिस पे अपना कंटेंट रेडी करो। इफ़ यू लाइक इट डू इट, नोबडी शुड स्टॉप यू। लेकिन अपने एजुकेशन को साइडलाइन मत करना, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। उसको भी कंटिन्यू रखो, उस पर भी ध्यान दो। बाकी जो भी चीज़ें आपको पसंद है और आपको लगता है सही है तो आपको करनी चाहिए। ठीक है? सो ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ही रहता है कि आप मार्केट को एनालाइज करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई जो कस्टमर्स हैं या पोटेंशियल इंटरेस्टेड आपके जो कस्टमर्स हैं उनका किस तरफ रुझान है, वेयर द कस्टमर इज इंटरेस्टेड। तो उसके बेसिस पे हम स्टडी करके पता लगा सकते हैं। क्लियर? नाउ स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो हेल्प्स अ बिजनेस इन द प्रोडक्शन planning process to ensure proper balance between the supply and the demand for a good and services offered by the firm। तो आपको पता है भाई जैसे कि मार्केट में आपका डिमांड भी है, सप्लाई भी है। ये किसके बेसिस पे होता है? हम कैसे एनालाइज करते हैं भाई कितनी डिमांड होगी, उसी के बेसिस पे तो हम सप्लाई करते हैं ना। हम सोचते हैं कि आपको पता है, हम अंदाज लगाते हैं 100 लोग की पार्टी है, 100 लोग आने चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से हम बोलते हैं ना कम से कम 110 लोग का खाना बना के रखो, 10-20 लोग का एक्स्ट्रा खाना बना के रखो। हम किसके बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं? चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं डेटा के बेसिस पे। सिमिलरली बिजनेस में भी क्या होता है कि मुझे कितना सामान बनाना है, हाउ मच शुड बी द प्रोडक्शन, कितना सप्लाई होना चाहिए, कितना मुझे रेवेन्यू उसमें से जनरेट हो सकता है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। ये जो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं ये भी तो स्टैटिस्टिक्स है। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ तरीके हैं जो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हैं कि क्यों बिजनेस में भी स्टैटिस्टिक्स की उतनी ही वैल्यू हमारे पास आज भी है। ठीक है? ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड देन वी विल कंटिन्यू। ये वाला पूरा बहुत ईजी है ना। इसको अपने वर्ड्स में हमें लिखना रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ठीक है, जैसे कि पहला आप हेडलाइन लिख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड डिफरेंट गाइडलाइंस एंड टूल्स। सेकंड आप लिख सकते हो, हेल्प करता है ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कस्टमर को क्या चाहिए, एंड बिजनेस को हेल्प करता है कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। ये 3 हमारे पास फैक्टर्स हैं। So different statistical techniques help a business in the analysis of purchasing power, consumer wants, pricing, population, etc. to understand the potential of the target market for its service or a product. तो हमें टारगेट मार्केट कैसे पता चलता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट मार्केट? टारगेट मार्केट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर मैं एक कॉस्मेटिक का कोई ब्रांड खोल रही हूँ तो मेरा टारगेट मार्केट रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को ढूंढूं, ऐसे लोगों को ढूंढूं जो मेकअप में इन्वेस्टेड है। मैंने क्यों नहीं बोला फीमेल ही? बिकॉज हमें पता है कि ऐसा नहीं, क्या मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते, दे आर ऑल्सो मेल। तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर को लेकर जनरलाइज नहीं कर सकते। सिर्फ आई सेड कि मुझे कॉस्मेटिक ब्रांड खोलना है तो मेरा मेन फोकस क्या रहेगा कि जो मेकअप यूज करना चाहते हैं या मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ कि दे कैन ऑल्सो एनहांस देयर ब्यूटी। अगर वो मेकअप करना पसंद करते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये मेरा ट्रेंड मार्केट रहेगा, मतलब जो टारगेट मार्केट रहेगा कि ठीक है मेरा टारगेट मार्केट क्या है, दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन मेकअप, है ना। तो उसके बेसिस से मैं एनालाइज करूंगी। कैसे पता चलेगा? स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू और डेटा के थ्रू मुझे पता चलेगा। क्लियर? तो ये क्या थी चीज़ें, हमारी इंपॉर्टेंस थी। अब आपको पता है कि भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमने पॉजिटिव साइड पढ़ा है तो नेगेटिव साइड भी तो कुछ होगा। नॉट एनीथिंग इज परफेक्ट, सब में कुछ ना कुछ फॉल्स तो रहते ही हैं, राइट। तो अब हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्यों हम ये बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है ना, उसमें भी कुछ है दिक्कतें। पहला क्या है? इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। देखो आपको ये समझना है, अब तक आप इतने बड़े हो गए, समझ गए हो गए, इतने ज़्यादा तुमने लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस पढ़ा है। अगर जब भी कोई चीज़ क्वांटिटेटिव है तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये होता है कि वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देता है ना। सो दैट इज वाई इसमें भी सेम चीज़ होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम न्यूमेरिकल डेटा को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और एक साइंटिफिक अप्रोच लेके चलते हैं। तो कई बार काइंडनेस, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों को हम लोग नहीं लेते, है ना। एम्पैथी, ये जो वैल्यूज़ होती है जो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है मार्केट को, लोगों को, उसको कंसिडरेशन में कोई नहीं लेता, बिकॉज हम उसको जज नहीं कर सकते, राइट। सो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट कंसीडर एस्पेक्ट्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। सिंपल सी बात है, स्टैटिस्टिक्स उस वाले डेटा को कंसीडर ही नहीं कर सकता जो न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं है। सो दैट इज वाई जो भी क्वालिटेटिव इन नेचर होगा उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, राइट। सो वन हैज़ टू कन्वर्ट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक काइंडनेस, ऑनेस्टी, केयर, इंटेलिजेंस इनटू क्वांटिटेबल टर्म्स। तो हम बोलते हैं ना, क्वांटिफाई करना पड़ता है। इसलिए जब आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है ऑन द बेसिस ऑफ योर पंचुअलिटी, कॉन्फिडेंस, ओबीडियंस, इसके बेसिस पे आपको डिफरेंट ग्रेड्स दे दिए जाते हैं, नंबर दे दिए जाते हैं, क्योंकि वैसे जज करना बड़ा मुश्किल है। सो दैट इज उसको जब हम लोग नंबर्स में कर देते हैं थोड़ा इजी हो जाता है सामने वाले को समझना। अगर तुम्हें 10 में से सिर्फ 2 नंबर मिले हैं ओबीडियंस पे, मतलब तुम वो शैतान बच्चे हो क्लास के जो कभी भी टीचर के लिए सुनता, वहीं पे अगर किसी को 10 में से 9 मिले तुम समझ जाते कि वो बच्चा जो बच्चा सुनता है टीचर की, है ना। तो हमें ये पता है कि हम कैसे जज कर रहे हैं, हमने एक न्यूमेरिकल टर्म उसके आगे लगा दिया जिसके बेसिस पे हमारे समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, हमें क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिफाई करना पड़ता है, उसके बिना हम इसमें काम नहीं कर सकते। दैट इज वाई इसका पहला यही पॉइंट है कि हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड चीज देखेंगे, डज नॉट डील विद इंडिविजुअल टर्म्स एज अ डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट इफ ओनली डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, है ना। हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करके हम स्टैटिस्टिक्स का डेटा निकालते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पर लेके स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं निकलता है, ठीक है। सो एज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट इट ओनली डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, इट डज नॉट कंसीडर द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट बट विल कंसीडर द मार्क्स ऑफ अ क्लास। कंपैरिजन में ना करोगे कैसे? अच्छा ठीक है, अगर मैंने सिर्फ अपने अपने बारे में पूरा डेटा निकाल लिया, लेकिन मैं कंपेयर किससे करूं, मुझे पता कैसे चलेगा, है ना। तो जैसे कि ये हो सकता है अगर इंडिविजुअल बेसिस पे कि मैंने अपने वेरियस ईयर्स के निकाले कि भाई मेरे 10th में कितने थे, 11th में कितने थे, 12th में, तो मैंने 3 साल की जर्नी को एनालाइज करने के लिए मैंने किया, तो इसमें भी तो 3 साल की आई ना चीज़ें। अब मैं सिर्फ 1 साल के उस पर या खुद के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर सकती। फॉर कंपैरिजन मुझे थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहिए रहेगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू कंपेयर। सो दैट इज वाई डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल टर्म्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन?
क्लियर. सो इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा. क्वालिटेटिव नेचर वाला जो भी डेटा होगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते जब तक हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर देते, है ना. इसका एग्जाम्पल आप रिपोर्ट कार्ड वाला दे सकते हो, एंड इसमें इंडिविजुअल टर्म्स में डील नहीं करते. नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायर्स ओनली यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस डेटा. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये ना ये वन लाइनर्स होते हैं. जब आप बोलते हैं लिमिटेशंस कौन पढ़ता है भाई, इंपॉर्टेंस कौन पढ़ता है भाई, ये तो मन से लिख देंगे. मन से आप लिख दोगे ठीक है अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया तो, लेकिन अगर गलती से असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आ गया तो मन से कुछ नहीं होता, फिर तो अकल से ही सब होता है. तो याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वायर्स ओनली यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस डेटा. एन इकोनॉमिस्ट कैन नॉट परफॉर्म अ स्टैटिस्टिकल स्टडी इफ द डेटा गैदर्स इज नॉट होमोजीनियस. देखो कंपैरिजन मैंने उसमें पहले ही बताया था. आप एक फर्स्ट क्लास के बच्चे के मार्क्स को 12वीं क्लास के बच्चे से कंपेयर नहीं करते भाई. दोनों का इंटेलिजेंस लेवल अलग है, इधर का डिफिकल्टी लेवल अलग है, इधर का डिफिकल्टी लेवल अलग है. आप 12th क्लास के बच्चों के ही सबका पूरी क्लास का डेटा कंपेयर करो ना, उनका सिलेबस सेम है, पर सेम टीचर से रहे, तो उसके बेसिस पर कंपेयर करो तो समझ भी आता है. लेकिन जब आप बात करते हो ऐसे डेटा की जो होमोजीनियस नेचर नहीं है, होमोजीनियस का मतलब ही क्या रहता है, डिट्टो सेम, सेम टू सेम डेटा होना चाहिए. जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारे पास होमोजीनियस प्रोडक्ट्स रहते हैं, तभी तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं ना. सो होमोजीनियस का मतलब ही ये रहता है सिमिलर इन नेचर. समथिंग विच इज सिमिलर इन नेचर, दैट इज होमोजीनियस. क्लियर. तो जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे होमोजीनियस डेटा की, होमोजीनियस का ही मतलब क्या होता है कि डिट्टो सेम. तो सेम डेटा को तभी तो कंपेयर कर पाओगे, वरना यू कैन नॉट कंपेयर. सो एन इकोनॉमिस्ट कैन नॉट परफॉर्म अ स्टैटिस्टिकल स्टडी इफ द डेटा गैदर्ड इज नॉट होमोजीनियस इन नेचर. क्लियर, समझ गए सभी. नेक्स्ट है हमारे पास कैन बी मिसयूज्ड. डेटा है भाई, कोई भी मिसयूज कर सकता है, उसके बेसिस पे कुछ और अनुमान लगा दिया, कुछ और ही काम कर दिया. So if the methods of statistics are not used by an expert, trained, specialized and unbiased person, there are huge chances of misuse and inaccurate results. A biased individual can transform the data according to their needs and purpose. अब देखो ना ये वाला पॉइंट आता है. एक हम लोग रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो राइट रिसर्च पेपर्स एंड ऑल. हमें ना हमारा ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि हमें बायस नहीं होना है. अगर आपका एम्पेरिकल है रिसर्च तो समझ आता है कि आप अपना एक पर्सनल ओपिनियन डाल रहे हो, अलग है. लेकिन अगर हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च भी होते हैं उसमें क्लियरली लिखा है कि भाई हम अपना ओपिनियन नहीं, हम रिसर्च कर रहे हैं, मतलब जो मार्केट में है हम अपने सजेशंस दे सकते हैं. सजेशंस में बात अलग है, लेकिन जब हम रिसर्च भी करते हैं तो जो डेटा है जो वो एक्सप्लेन कर रहा है वही आपको आगे रखना है. तो अगर आपके पास उसका बैकग्राउंड नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, उसके बारे में आप जानते नहीं हो, तो जो डेटा दिया है आप उसको ढंग से एनालाइज ही नहीं कर पाओगे. अगर मेरे पास डेटा गिवन भी है, अगर मुझे उस डेटा को एनालाइज करना नहीं आता, मुझे स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने नहीं आते, तो मैं उस चीज़ का सही से डिसीजन ले ही नहीं पाऊंगी. राइट. सो दैट इज वाई फिर क्या होता है, मिसयूज ऑफ डेटा होता है, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं. तो बायसनेस का मतलब क्या रहता है, बायसनेस का मतलब होता है ना, हम बोलते हैं ना टीचर पार्शियलिटी करती हैं, बहुत बोलते हो तुम लोग ये सारी चीज़ें, देखा है हमने क्लास में. मैम ये वाली टीचर तो बहुत पार्शियल है, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमारे से हम खुन्नस निकालती हैं, ऐसे बच्चे बहुत बोलते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, है ना. तो बायसनेस का मतलब क्या रहता है स्टूडेंट्स, कि जब आप थोड़ा पार्शियल हो जाते हो, अनफेयर हो जाते हो, या ना चाहते हुए भी आपका झुकाव किसी और तरफ रहता है. अगर 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो आप इसकी तरफ बायस्ड हो. बायस्ड मतलब कि कहीं ना कहीं आप सामने वाली चीज़ को फेवर कर रहे हो अगेंस्ट द अदर. और जब हम रिसर्च करते हैं हम किसी चीज़ को ऐसे फेवर नहीं कर रहे, हम रिसर्च कर रहे हैं बिल्कुल ओपन माइंडेड होके, कोई हमारा ऐसे रिजल्ट नहीं रहता. रिसर्च इसलिए कर रहे हैं ना कि दिमाग में कोई रिजल्ट नहीं है, हम अजम्पशंस बना के हमने रख दिए, उसके बेसिस पे अब मैं मार्केट में जाऊंगी, एनालाइज करूंगी, चीज़ों को कलेक्ट करूंगी, डेटा ऑर्गेनाइज वगैरह जो पूरा रिसर्च के फंक्शंस रहते हैं वो करूंगी, एंड उसके बेसिस पे मेरा एक कंक्लूजन आएगा, फिर मैं सजेशंस दूंगी. लेकिन मैं पहले से ही दिमाग में सोच के नहीं बैठूंगी कि यही सही है ये गलत है, फिर वो बायसनेस में आ जाएगा. क्लियर. सो दैट इज वाई जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स मैं यूज कर रही हूँ उसमें मेरा बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स को कई तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, डेटा को मिसयूज किया जाता है. सो दैट इज वाई वो चीज़ हम चाहते नहीं है. क्लियर, समझ गए सब. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं. गॉट इट स्टूडेंट्स. क्लियर. सो दैट इज वाई जब हम बात करते हैं डेटा की
तो कौन कौन से हमने पढ़ लिए इसके मिसयूज वाली चीज़ें। पहला क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को डील करता है। जब तक हम क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिफाई नहीं कर देते हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या थी, डज नॉट डील विद इंडिविजुअल टर्म्स, इंडिविजुअल टर्म्स से हम बिल्कुल भी डील करते ही नहीं हैं। समझ गए इतनी बात, चलो भाई। नेक्स्ट क्या है, रिक्वायर्स ओनली यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस डेटा। अगर डेटा हेट्रोजेनस है, जैसे कि इस होमोजीनियस का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस, मतलब अलग अलग जो रहता है, एंड होमो मीन्स सिमिलर, राइट। तो हमें यहाँ सिर्फ यूनिफॉर्म और होमोजीनियस डेटा ही चाहिए, अगर कुछ और अलग डेटा होगा तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। एंड लास्ट में हमने पढ़ा जो डेटा हमारे पास है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है अगर सही हाथों में चीज़ नहीं है तो, राइट। नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। देखो स्टैटिस्टिक्स ना जब हम बात करते हैं तो मैं 100% रिजल्ट वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम रिजल्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। सो इन स्टैटिस्टिक्स अ रिजल्ट इज ट्रू ओनली ऑन एवरेज का मतलब ये है दैट इफ वी से दैट द एवरेज मार्क ऑफ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 60, इट डज नॉट मीन दैट एवरी स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 50। एवरेज आपको पता है, अगर 10 लोग का मैं एवरेज निकाल रही हूँ कि 10 लोग की जो एवरेज है, 10 लोग को कंपेयर किया उसमें से एवरेज आ गई 15, मतलब हर बच्चा 15 साल का नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है ये मिड वैल्यू इसकी एवरेज आई है कि 15 एज के आजू बाजू ही सब चीज़ें चल रही हैं। तो जो हम डेटा निकाल रहे हैं ना वो काफ़ी एकदम क्लियर नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये है कि स्टैटिस्टिक्स हमें चीज़ों को आसान कर देता है, लार्ज डेटा को समझने में आसान करता है, लेकिन जब हम बारीक से चीज़ों को नोटिस करते हैं तो बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैटिस्टिक्स एकदम से हमें डिफाइन नहीं कर सकता। हमें बस ये बोल सकते हैं, इसका फ़ायदा ये रहता है कि हम लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स है। अगर स्मॉल डेटा को एनालाइज करने आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ निकलेंगी, राइट। तो लार्ज डेटा को पढ़ने के लिए स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लिमिटेशन स्पेशली। Got it, students? So with this we finish दिस सेशन जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी लिमिटेशंस क्या क्या हैं और साथ ही हमारा इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स का। देखो दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली, इंपॉर्टेंस भी तो एक तरीके से अच्छी चीज़ें ही होती है ना, पॉजिटिव साइड होता है, वहीं पे हमारा जो लिमिटेशंस होते हैं वो नेगेटिव साइड रहता है। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हमने पढ़ लिए स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट्स। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अभी भी बता रही हूँ कि जो फंक्शंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंस होते हैं और हमारे लिमिटेशंस होते हैं, डायरेक्टली तो तुमसे कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको एक एक स्टेटमेंट उठा के पूछ लेते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, राइट। अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, अच्छे से आपको रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस क्लास 6 से लिए क्लास 12 तक। वहाँ पे हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को, लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 special courses, that is Vedic Maths crash course and spoken English course is also provided to you, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको बिल्कुल बने रहना है हमारे साथ। हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड E-notes एंड E-books, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।